एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11th की जो NCERT हिस्ट्री की बुक है राइट, उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका 6 चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने यहाँ पे जो है ना अब तक जो 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उसमें डिफरेंट जो यहाँ पे एम्पायर्स आई थी, रोमन एम्पायर हो गई राइट, मंगोल एम्पायर के बारे में पढ़ा है, इस्लामिक एम्पायर्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है एंड इवन यूरोपियन एम्पायर्स के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। तो वो तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो इसमें हम जो है क्या चीज़ें कवर करेंगे कि अब जो है ना यूरोप में कौन कौन से चेंजेस आते हैं कल्चर में राइट, मीन जो है या फिर सोसाइटी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। मिडीवल पीरियड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिडीवल पीरियड में जो सोसाइटी थी ना यहाँ पे यूरोप की, या फिर अगर हम बात करें कि 9th से लेके आई थिंक 19th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है ना कौन कौन से चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, कल्चर में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एंड इस चैप्टर के जो है ना एक फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसे मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बताया है आपको वो पहले ही बना चुकी हूँ उसके ऊपर। तो आज जो है ना इसी चैप्टर को ही हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम जो है ना 3 ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे कि मिडीवल सोसाइटी जो थी यहाँ पे यूरोप की, उसमें जो है कौन कौन से 3 ऑर्डर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक्चुअल में ये 3 ऑर्डर्स थे क्या, इसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। So let's start the topic, and in this chapter we shall learn about the socio-economic and the political changes, means socio-economic and political changes जो यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप में हुए थे 16th सेंचुरी के बीच में राइट, 9 से लेके 16th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे जो भी चेंजेस यहाँ पे हुए थे उनके बारे में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जब रोमन एम्पायर जो है ना वो फॉल होती है तो कई सारे जर्मनिक जो लोग थे फ्रॉम द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप राइट, जो कि ईस्टर्न यूरोप या फिर सेंट्रल यूरोप में रहा करते थे, जर्मन के जो लोग हैं वो इटली, स्पेन एंड फ्रांस में आके जो है वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय में रोमन एम्पायर के बाद में यहाँ पे जो है ना कोई भी एक यूनिफाइड पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे मिलिट्री कन्फ्लिक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते थे। तो अब जो है ना एक तरह से रिसोर्सेज को जो है ना गैदर करने की ज़रूरत थी, लोगों को इकट्ठा करने की यहाँ पे ज़रूरत थी, अगर यहाँ पे एक लैंड को जो है ना प्रोटेक्ट करवाना है तो ओके। अगर वहाँ पे शांति क्रिएट करनी है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वहाँ पे जो है ना सभी रिसोर्सेज को, जितने भी पॉलिटिकल रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, सभी लोगों को यहाँ पे जो है यूनिफाइड करना होगा। तो क्या था यहाँ पे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज देयरफॉर सेंटर्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ लैंड राइट। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है कि लैंड को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। ऑब्वियसली सोसाइटी जो है तभी यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज की जा सकेगी अगर वहाँ की जो लैंड है वो अच्छे से कंट्रोल की जा रही है। एंड इट्स फीचर्स वर डिराइव फ्रॉम बोथ द इंपीरियल रोमन ट्रेडिशंस एंड द जर्मन कस्टम्स। तो यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किस तरह से बनाया कि जो है ना रोमन ट्रेडिशन को भी इन्होंने यहाँ पे जो है ना एक तरह से कंटिन्यू रखा था एंड जो जर्मन कस्टम्स है ना उसे भी यहाँ पे कंटिन्यू रखा था। मीन मोस्टली जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना वो ऑब्वियसली लैंड के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कहाँ से जो लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग जो है बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप में जो है रोमन ट्रेडिशंस को भी जो लोग हैं वो फॉलो कर रहे थे सोसाइटी में, एंड इवन ऑब्वियसली जर्मनिक पीपल भी यहाँ पे आ जाते हैं वेस्टर्न यूरोप में, तो उनके भी कस्टम्स जो है ना वो यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं राइट। तो फिर यहाँ पे ना क्रिश्चियनिटी जो है वो रोमन एम्पायर का जो है ऑफिशियल रिलीजन था फ्रॉम द 4th सेंचुरी राइट, ये तो आपको पता ही है। एंड इवन जब यहाँ पे रोमन एम्पायर जो है कोलैप्स हो जाती है, रोम कोलैप्स हो जाता है, तभी वो यहाँ पे सरवाइव कर पाती है। एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे सेंट्रल एंड जो नॉर्दर्न यूरोप है वहाँ पे भी ये रिलीजन जो है वो पहुंच जाता है। तो अब क्या था, यहाँ पे जो चर्च है वो जो है एक तरह से वो भी मेजर लैंड होल्डर बन जाता है। मीन चर्च के पास भी जो है अपनी लैंड्स आ जाती हैं, वो भी लैंड होल्डर बन जाता है। ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, एंड इवन जो पॉलिटिकल चेंजेस थे उसमें जो भी यहाँ पे चेंजेस आ रहे थे राइट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो द चर्च ऑल्सो बिकेम अ मेजर लैंड होल्डर एंड द पॉलिटिकल पावर इन द यूरोप। तो फिर जो है धीरे धीरे ये पॉलिटिकल पावर बन जाता है पूरे यूरोप में। सो द 3 ऑर्डर्स, द फोकस ऑफ दिस चैप्टर, जैसे कि आपको बता ही चुकी हूँ कि मेन फोकस जो है ना इस चैप्टर का वो किस चीज़ के ऊपर है, 3 ऑर्डर्स के ऊपर है। तो ये 3 ऑर्डर्स एक्चुअल में थे क्या,
राइट, जो हमें एक तरह से मिडिवल पीरियड के यूरोप में देखने को मिलते हैं। दीज आर द 3 सोशल कैटेगरीज। तो ये जो 3 ऑर्डर्स थे ना, ये क्या थे? ये 3 सोशल कैटेगरीज थी जो हमें यहाँ पे जो है देखने को मिलती हैं वेस्टर्न यूरोप में। कौन से वेस्टर्न यूरोप में? मिडिवल जो है वेस्टर्न यूरोप में। ओके, फ्रॉम दी 9th से लेके 16th सेंचुरी में। तो ये 3 ऑर्डर्स कौन कौन से थे यहाँ पे? पहला था आपका जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे। ओके, पहले नंबर पे यहाँ पे जो है क्रिश्चियन प्रीस्ट आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो है आपके नोबल्स आ जाते हैं। नोबल्स कौन से थे? जिनके पास अपनी लैंड्स थी। ओके, जो नोबल्स होते हैं जो कि प्रीस्ट के अंडर यहाँ पे काम किया करते थे या फिर रूलर्स के लिए यहाँ पे काम किया करते थे। थर्ड नंबर पे आपके आ जाते हैं पीजेंट्स। ओके, पीजेंट्स जो है ये किसान होते जो कि इस लैंड के ऊपर, नोबल्स की लैंड के ऊपर जो है वो खेती किया करते थे। ओके, तो ये 3 मेन जो है सोशल कैटेगरीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। पहले नंबर पे थे यहाँ पे प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे जो है लैंड ऑनिंग नोबल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। थर्ड नंबर पे आपके आ जाते हैं पीजेंट्स। ओके, पहले नंबर पे जो प्रीस्ट थे उनके पास भी अपनी यहाँ पे लैंड्स थी। एंड ये जो प्रीस्ट हैं यहाँ पे, राइट, इनके पास सारी पॉलिटिकल पावर होती है, तो ये अपनी लैंड जो है ना इन नोबल्स को दिया करते थे, या फिर इनके पास, इन नोबल्स के पास भी अपनी लैंड हुआ करती थी। कभी कभी प्रीस्ट भी जो है इन्हें यहाँ पे एज ए गिफ्ट जो है लैंड दे दिया करते थे। तो इसके बदले में जो नोबल्स है ना ये लॉयल रहा करते थे टूवर्ड दी लॉर्ड। तो ये जो प्रीस्ट, हम यही बोल सकते हैं ये लॉर्ड ही हो गए, या फिर जो है प्रीस्ट की जगह पे यहाँ पे किंग भी हो सकता है। ओके, इस तरह की सोसाइटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो है ना यहाँ पे जो नोबल्स होते थे वो अपने लॉर्ड की तरफ, चाहे वो किंग हो चाहे वो प्रीस्ट हो, उसकी तरफ वो लॉयल रहते थे। राइट, एंड ये जो पीजेंट्स हैं, अब इन पीजेंट के लॉर्ड कौन से हो गए? ये जो नोबल्स हैं, राइट, जिनकी लैंड के ऊपर ये खेती किया करते थे पीजेंट्स, तो इन पीजेंट्स के लॉर्ड कौन से हो गए? ये नोबल्स हैं जिनके पास अपनी लैंड हुआ करती थी एंड जिनकी लैंड के ऊपर ये लोग खेती किया करते थे। तो ये जो पीजेंट्स हैं इन नोबल्स के लिए जो है वो लॉयल रहते थे। तो इस तरह से ये 3 सोशल ऑर्डर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो इन 3 ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशनशिप यहाँ पे चेंज होते रहते हैं ना, तो वो जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन शेपिंग यूरोपियन हिस्ट्री फॉर सेवरल सेंचुरीज। राइट, काफी सेंचुरीज तक जो है ना एक तरह से यूरोपियन हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट की गई थी ना, वो इन्हीं के सोशल रिलेशनशिप के ऊपर ही डिपेंड रहती है, इन 3 सोशल ऑर्डर के रिलेशनशिप के ऊपर। So over the last 100 years, European histories have done detailed work on the histories of regions, even of the individual villages. तो काफी साल हो गए यहाँ पे यूरोपियन हिस्टोरियंस जो है ना वो इस रीजन की हिस्ट्रीज के ऊपर काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इन्हें, एंड इवन जो इंडिविजुअल विलेजेस है ना उससे भी वो स्टडी कर रहे हैं। राइट, सो दिस वाज पॉसिबल बिकॉज फ्रॉम द मिडिवल पीरियड। तो ये जो डिटेल वर्क यहाँ पे हो रहा है ना, हिस्टोरियंस यहाँ पे कर पा रहे हैं, वो किस चीज की वजह से कर पा रहे हैं? So this was possible because from the medieval period there is a lot of material in the form of documents, details of the land ownership, prices and the legal cases. तो ऐसा क्यों हो सका है, ऐसा क्यों पॉसिबल हो सका है यूरोपियन हिस्टोरियंस के लिए? क्योंकि मिडिवल पीरियड में जो है ना एक तरह से इनके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो अवेलेबल है जिसे स्टडी कर सकते हैं हिस्टोरियंस, एंड उस समय के बारे में जो है पता लगाया जा सकता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो लैंड ओनरशिप की डिटेल्स होती हैं वो है, प्राइसेस की डिटेल्स हो गई, लीगल केसेस हो गए, जैसे कि चर्चेस जो थे ना उस समय में हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा करते थे, डेथ का, मैरिज का, बर्थ का, एंड जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे फैमिलीज एंड पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के बारे में जो है समझना काफ़ी इजी हो जाता है हिस्टोरियंस के लिए। एंड दूसरा यहाँ पे चर्चेस में जो है इंस्क्रिप्शंस भी जो है वो मिली है मिडिवल पीरियड से, एंड ये जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें ट्रेडर एसोसिएशंस के बारे में बताती हैं, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज के बारे में बताती हैं। राइट, सॉन्ग एंड स्टोरीज जो है वो हमें यहाँ पे फेस्टिवल्स एंड जो कम्युनिटी एक्टिविटीज हुआ करती थी उनके बारे में जो है वो बताती हैं। Right, and all these can be used by the historians to understand the economic and the social life and changes over a long period or over a short period. तो इन सभी को historians जो है ना वो economic and social life समझने के लिए यूज कर सकते हैं, short period की and even long period की भी। and कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी थे फ्रांस में जिन्होंने जो है ना फ्यूडलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। फ्यूडलिज्म वही 3 ऑर्डर्स वाली सोसाइटी में आपको यहाँ पे समझा रही थी। फ्यूडलिज्म क्या होता है? एक यहाँ पे किंग होता है जिसे हम लॉर्ड बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्रीस्ट भी हो सकते हैं, राइट, किंग की जगह पे, एंड उसके नीचे यहाँ पे जो है नोबल्स होते हैं, राइट,
तो ये नॉबल्स जो होते हैं ना, इनके पास अपनी जो है लैंड होती है। जो किंग होते हैं ये लॉर्ड होते हैं, इनके पास भी अपनी लैंड होती है, एंड जो नॉबल्स होते हैं इनके पास भी अपनी लैंड होती है ना। इन नॉबल्स ने जो है यहाँ पे पीजेंट्स जो है ना वो यहाँ पे रखे होते हैं, हायर किए होते हैं, एंड ये जो पीजेंट्स है ना इनकी लैंड के ऊपर वो खेती करते हैं, राइट। तो ये जो है 3 ऑर्डर वाला जो सिस्टम है ना उसे फ्यूडलिज्म बोला जाता है। एंड अब क्या है, तो किंग जो है ना एज ए गिफ्ट लैंड जो है ना वो इन नॉबल्स को भी दे देते हैं, या फिर इनके पास अपनी लैंड्स भी होती है। तो ये जो एक तरह से किंग जो है ना जब इसे लैंड यहाँ पे दे देते हैं, काफी बड़ा टुकड़ा जो है लैंड का वो इन नॉबल्स को दे देते हैं एज ए गिफ्ट, तो फिर जो है ना इसे वो एक तरह से टोटली जो है इसी की हो जाती है, इस नोबल की ही हो जाती है वो लैंड। एंड फिर उस लैंड के ऊपर जो नोबल है ना वो खेती करवा सकता है, वहां पे खेती करवाने के लिए इन्होंने पीजेंट्स यहाँ पे रखे होते हैं, राइट। तो अब क्या है यहाँ पे कि इसके बदले में जब किंग ने जो है अपने नोबल को लैंड दे दी है, राइट, वो उसी की हो गई है लैंड, ये जो नोबल की है, तो इसके बदले में अब नोबल भी तो कुछ देगा ना। तो फिर नोबल ने ये जो पीजेंट्स यहाँ पे अपनी खेती करने के लिए रखे होते हैं ना अपनी लैंड के ऊपर, तो फिर जब कभी भी यहाँ पे राजा को जरूरत पड़ती है आर्मी की, तो यही वाले जो नॉबल्स होते हैं ना फिर इन्हीं पीजेंट्स को जो है ना एज ए आर्मी मैन जो है वो राजा के पास भेज देते हैं, राइट। तो ये होता है 3 ऑर्डर, इसे जो है फ्यूडलिज्म बोला जाता है। तो यूरोप में जो है ना इस तरह की सोसाइटी काफी लंबे समय तक जो है वो रही थी, राइट। तो फ्रांस के जो स्कॉलर्स हैं ना उन्होंने फ्यूडलिज्म के ऊपर काम किया है, एंड उनमें से सबसे अर्लीस्ट जो पर्सन थे जिन्होंने फ्यूडलिज्म के ऊपर काम किया है वो थे ब्लॉच, राइट। मार्क ब्लॉच जो है स्कॉलर्स का ही एक ग्रुप है जो ये आर्ग्यू करते हैं दैट द हिस्ट्री consisted of much more than just political history, international relations and the lives of a great people। वो बोलते हैं कि इन 3 एस्पेक्ट्स के अलावा भी यहाँ पे हिस्ट्री के और एस्पेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जस्ट हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री ही पढ़नी है या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में ही पढ़ना है या फिर लोगों की लाइफ के बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा भी यहाँ पे जो है और कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है, राइट। ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे इन शेपिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। एंड इवन जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल का जो बिहेवियर होता है, कलेक्टिव बिहेवियर जो होता है, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं एटीट्यूड जो होता है ना उसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ब्लॉच की जो फ्यूचर सोसाइटी है अबाउट द यूरोपियन, मेनली जो फ्रेंच सोसाइटी थी बिटवीन 900 से लेके एंड 1300 के बीच में, वो ये डिस्क्राइब करते हैं दैट की रिमार्केबल डिटेल सोशल रिलेशंस एंड द हियरार्कीज। तो उन्होंने जो है ना इस सोसाइटी का जो एक सोशल रिलेशन होता है, जो हियरार्कीज होती है, उसे काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लैंड मैनेजमेंट को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एंड पॉपुलर कल्चर जो था ना उस समय का उसे भी काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया है इन ब्लॉच ने अपनी हिस्ट्री में, राइट। फ्यूडल हिस्ट्री बताई है उन्होंने यहाँ पे। तो उस फ्यूडल सोसाइटी में जो है ना उन्होंने जो सोशल रिलेशंस होते हैं, हियरार्कीज जो थी, लैंड मैनेजमेंट हो गया, एंड पॉपुलर कल्चर जो था ना उसके बारे में यहाँ पे बताने की इन्होंने कोशिश की है। थोड़ा सा फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्यूडलिज्म एक्चुअल में होता है क्या है, थोड़ा बहुत तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ। So the term feudalism has been used by the historians to describe the economic, legal, political and the social relationship, right? तो इन चीजों को जो है डिस्क्राइब करने के लिए historians जो है ना इस वर्ड को यूज करते हैं, जो कि मीडिवल ईरा में ये जो सोसाइटी है ना वो एग्जिस्ट करती थी यूरोप में। तो ये जो फ्यूड वर्ड है ना ये कहाँ से डिराइव हुआ है, जर्मन वर्ड है फ्यूड, वहां से जो है ये डिराइव हुआ है फ्यूडलिज्म, जिसका मतलब होता है अ पीस ऑफ द लैंड। ओके, फ्यूड का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड एंड इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ सोसाइटी, राइट। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि जब किसी सोसाइटी को जो है फ्यूडलिज्म सोसाइटी बोला जाता है तो उसी से हमें पता चल जाता है कि वो सोसाइटी जो है वो लैंड के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो वो खेती करती है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, right? So it refers to the kind of society that developed in the medieval France and later in the England and बाद में फिर southern Italy में भी। So अगर इकोनॉमिक सेंस की बात करें, फ्यूडलिज्म रेफर्स टू द काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फ्यूडलिज्म का मतलब है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो यहाँ पे था विच इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स, राइट। लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप था ना यहाँ पे वो यहाँ पे जो है वो शो करता है, क्योंकि जो पीजेंट्स थे वो दे लेटर कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड। पीजेंट्स के पास अपनी भी लैंड होती थी, राइट, वहां पे भी खेती करते थे, एंड इवन जो अपने लॉर्ड होते थे, इन पीजेंट्स के जो मालिक हुआ करते थे, कौन थे वो मालिक, या तो फिर ये जो सेकंड ऑर्डर वाले मालिक होते थे, राइट, इन पीजेंट्स के, एंड इवन या फिर हम ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाले भी मालिक वो हुआ करते थे। ओके,
सो द पीजेंट परफॉर्म द लेबर सर्विसेज फॉर द लॉर्ड्स, तो ये जो पीजेंट्स होते हैं ना वो लेबर सर्विसेज परफॉर्म किया करते थे अपने मालिक के लिए, एंड हु इन एक्सचेंज प्रोवाइडेड मिलिट्री प्रोटेक्शन, इसके बदले में जो है ना वो मिलिट्री प्रोटेक्शन भी उन्हें प्रोवाइड किया करते थे। एंड दे ऑल्सो हैड एक्सटेंसिव जुडिशियल कंट्रोल ओवर द पीजेंट्स, तो ये जो नॉबल्स हुआ करते थे ना, सेकंड ऑर्डर जो है ना, उसका थर्ड ऑर्डर जो था, मीन जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर जुडिशियल कंट्रोल भी हुआ करता था। Thus, feudalism went beyond the economic to cover the social and political aspect of life as well. तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि feudalism में हम just इकोनॉमिक हिस्ट्री को ही जो है हम पढ़ सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो होते हैं ना लाइफ के, वो भी feudalism में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर है ना उसका जुडिशियल कंट्रोल भी था अपने थर्ड ऑर्डर के ऊपर, राइट, अपने पीजेंट्स के ऊपर। So, although its root have been traced to practices that existed in the Roman Empire and during the age of the French king Charlemagne, feudalism as an established way of life in large part of Europe may be said to have emerged later in the 11th century. तो रोमन एम्पायर में भी जो है ना फ्रीडम सोसाइटी जो है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, बट बाद में 11th सेंचुरी में धीरे धीरे जो है पूरे यूरोप में जो है ये फैल जाती है इस तरह की सोसाइटी, राइट। सो फ्रांस एंड इंग्लैंड की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गॉल, अ प्रोविंस ऑफ द रोमन एम्पायर का एक छोटा सा प्रोविंस था। तो ये जो है ना काफी अच्छा प्रोविंस था, दो एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन लगती थी यहाँ पे, माउंटेन रेंजेस थी, बड़ी बड़ी रिवर्स थी, फॉरेस्ट थे, एंड इवन प्लेन्स के काफी बड़े बड़े ट्रैक्ट्स थे जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल थे। डेट इज वाई यहाँ पे जो है इस तरह की सोसाइटी थी। एंड जो फ्रेंक्स थे, फ्रेंक्स जो है ना ये एक्चुअल में एक जर्मनिक ट्राइब थी। गॉल क्या है, वो एक प्रोविंस है, वहां पे जो है फ्रेंक्स थे। फ्रेंक्स जो है ना ये एक जर्मनिक ट्राइब थी। गिव देयर नेम टू द गॉल, राइट, उन्होंने फिर जो है ना अपना नाम, ये जो फ्रेंक्स है इन्होंने अपना नाम जो है ना गॉल को दे दिया था, इस प्रोविंस को दे दिया था। तो फिर गॉल को जो है ना इन्होंने क्या बना दिया था, फ्रांस बना दिया था, राइट। इस तरह से फ्रांस का नेम पड़ा था। एक्चुअल में फ्रांस का जो नेम है वो पहले गॉल ही हुआ करता था। तो ये जो फ्रेंक्स है ना, फ्रेंक्स जो कि एक ट्राइब थी, उन्होंने अपना नाम जो है गॉल को दे दिया था, फिर उसे जो है फ्रांस बना दिया था। So from the 6th century, this region was a kingdom ruled by the Frankish king who were Christian. तो यहाँ पे 6th century से ही जो फ्रांस है ना वो एक क्रिश्चियन किंग के द्वारा जो है रूल किया जा रहा था। एंड ये जो फ्रेंच थे ना इनका चर्च के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक था। एंड फिर इवन जो है ना 800 में ये जो लिंक है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है जब पोप जो थे ना चर्च के, वो राजा को जो है ना एक टाइटल दे देते हैं। वो कौन सा टाइटल देते हैं, होली रोमन एम्पर का जो उससे ना वो नाम दे देते हैं, राइट। अक्रॉस ए नैरो चैनल ले द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड, तो इसके पास ही यहाँ पे इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड भी पड़ता था। धीरे धीरे जो है वो भी फिर फ्रांस जो है अपने कंट्रोल में जो है इन एरियाज को भी कर लेते हैं, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड फ्यूडलिज्म के बारे में थोड़ा सा और भी देखेंगे, किस तरह की सोसाइटी थी, इन सभी फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।